हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1116th एपिसोड 1616 ऑन नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक। ऑल्सो बिग थैंक टू मैम्पी रीयूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन, नागपुर का हॉस्पिटल और इन सिटी हॉस्पिटल, लिव फिट विद पूजा शेलके, एंड कांट फॉरगेट टू थैंक स्टाइलिक्स मेकिंग योर होम्स एंड इंटीरियर्स एंड किचन्स ब्यूटिफुल। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू त्वचा बाय डॉक्टर प्रियंका माशेलकर। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ सोशल वर्कर, शी इज अ the best teacher of the year of Maharashtra, and also have made the Tiwari family feel proud. उत्तराखंड में जन्मी, नागपुर में बड़ी हुई और नागपुर में अपने कार्य से कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली डॉक्टर प्रेमलता तिवारी मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, सबसे पहले तो ये कि अगर मैं बड़े ही सारांश में पूछूं, डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जी की कहानी क्या है, तो क्या बताएंगी मैम आप? मुझे बचपन से ना पढ़ना और पढ़ाने का बहुत शौक रहा है। जब मैं छोटी थी, जब सारे बच्चे खिलौने के खेल खेलते थे, तो मैं चौक लेकर बच्चों को पढ़ाती थी। छोटेपन से मुझे पढ़ाने का काफी शौक रहा। ये मेरा बचपन का खेल हुआ करता था। और जैसे ही जब मैंने होश संभाला, 10वीं कक्षा पास की, तो मुझे लगा नहीं, मुझे अब टीचर ही बनना है। तो कहते हैं ना कि जो हमारा उद्देश्य होता है और हम वही बनते हैं जी, तो उसमें हमको काफी सफलता मिलती है। वैसे मैंने टाइपिंग किया था, शॉर्ट हैंड फर्स्ट किया था, और WCL में मुझे जॉब भी लग गई थी। पर मुझे इतनी बड़ी जॉब नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी कि जो हंसते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं इनके साथ ही अपना जीवन गुजारूं, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। मैंने बहुत जल्दी 10th करने के बाद प्रोविडेंस स्कूल में डीएड ट्रेनिंग की, 2 साल की, और ट्रेनिंग होने के साथ ही मुझे 21 साल कंप्लीट हुआ और 22वें साल में सरकारी नौकरी लग गई। बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उन बच्चों के साथ मुझे काम करना, एक मिडिल स्कूल टीचर बनकर इतना मजा आया कि सब छोटे छोटे बच्चे थे, और कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को हम जैसा आकार देंगे तो वो मिट्टी उसी आकार में बनती है। जब वो पक जाती है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत सुनहरा गोल्डन चांस मिला, अवसर मिला कि मैं ऐसे बच्चों को बनाने का एक संकल्प जो मैंने बचपन से लिया था, वो मेरा साकार होता मुझे नजर आया। तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, और उसी बीच मेरा विवाह भी हो गया तिवारी परिवार में, जो ठेठ प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। और मेरे घर में 16 मेंबर्स थे उस समय। 16 जी, 16 में जी। मुझे लगा शायद शादी के लिए आए हैं, चले जाएंगे। मेहमान है, लेकिन वो सारे की सारे मेरे घर के अपने मेंबर थे जी। मेरी दादी सास, चाचा ससुर, चाची सास, उनके 4 बच्चे, देवर देवरानी, सास ससुर और छोटी देवरानी। इस प्रकार से हमारा परिवार बहुत बड़ा था। और मैं जिस परिवार से आई थी, तो वहाँ 4-5 ही लोग थे हम लोग। लेकिन इतना मजा आया, इतना अच्छा लगता था वहाँ काम करना, क्योंकि पुराने समय में एक ब्राह्मण परिवार से होने के कारण नौकर चाकर भी अंदर नहीं आ पाते थे, तो हम लोग सारा काम सब मिलके करते थे। बहुत मजा आता था। उसके बाद नौकरी करना, फिर घर आना। और ऐसे समय में मेरे पति ने मुझसे कहा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। और मुझे संतोष नहीं था 12वीं क्लास और डीएड करके, तो मैंने शादी के बाद BA किया, BEd किया, MA किया, MEd किया, और डॉक्टर सरजू प्रसाद मिश्रा जी के अंडर में PhD की। वो मेरे सर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिनके अंडर में मैंने PhD किया। तो मुझे इतना अच्छा अनुभव आया PhD का कि नहीं, वाकई में इस तरीके से हमारी PhD होना चाहिए, क्योंकि वो एक लाइन भी गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। बिल्कुल। तो मैंने अपना एजुकेशन, उस दरमियान मेरे 2 छोटे बच्चे भी हुए, और सास इतनी अच्छी थी मेरी, देवरानी परिवार कि सबने मुझे बहुत साथ दिया, और मैंने भी उनको समझा। एक तरफा कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम सब साथ में रह के मुझे अच्छा पढ़ाई का मौका मिला। और मैंने छोटेपन से ही सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरी माँ थी वो बहुत सोशल थी, बहुत पूजा पाठ वाली थी। तो माँ के सारे गुण मुझ में आए, तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं भी माँ जैसा ही काम करूंगी। तो उसी समय से मैं जो स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ बहुत मतलब गरीब तबके के बच्चे थे, तो उनको
इतना सुंदर यूनिफॉर्म जून जुलाई महीने में हम दे देते थे कॉन्ट्री करके सारे टीचर हम लोग, और लगता था कि एकदम कॉन्वेंट के बच्चे हैं। और उनके लिए फिर हमने, जब मैं टीचर थी तो मैंने बहुत पढ़ाया। कहते हैं टीचिंग इज एन आर्ट, राइट। टीचर तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना, बच्चों को कैसे बांध के रखना, तो मैंने सर्वधर्म समभाव को का उपयोग करते हुए सारे बच्चों को, मेरे स्कूल में मुस्लिम बच्चे थे, क्रिश्चियन बच्चे थे, हिंदू बच्चे थे, तो हमारे यहाँ गणेश जी बैठते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि जब गणेश जी बैठते थे तो सारे मुस्लिम बच्चे जय गणेश देवा आरती करने के लिए आतुर रहते थे जी। जन्माष्टमी में ये सारे बच्चे राधा कृष्ण बनते थे जी। और इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलते थे सारे बच्चे कि लोग ताजुब करते थे कि ये मुस्लिम बच्चों को इतना अच्छा कैसे आता है। तो ये हमने बनाने का, सब में एकता की भावना को जागरूक करने का मैंने प्रयत्न किया। कोई बच्चा, उस समय खिचड़ी का नहीं था, मिड डे मील का नहीं था, जब मैं नई लगी थी, तो कोई बच्चा किस प्रकार से स्कूल में आता है, सारों की साइकोलॉजी में बहुत जल्दी पहचान लेती थी और फिर उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करती थी कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब वो बुद्धू नहीं है, पढ़ाई में कमजोर नहीं है, जरूर उसका फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसे हर एक बच्चे की मानसिकता को सोच समझकर पढ़ाया है। मैम, मैं आप अपने बारे में और बताएं, उससे पहले मेरे को ये जानना था कि जब आपने समाज सेवा करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, समाज सेवा एक कोशिश होती है, जब आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उन्हें तकलीफ से निकालने के लिए एक भाव अपने अंदर होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है ये प्रशासन की है, ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है। क्या सरकार की तरफ इसकी जिम्मेदारी की उम्मीद रखना गलत है, या फिर समाज सेवा जो लोग करना चाहते हैं, बाहर निकल के लोगों का साथ देना चाहते हैं, उनको ये करने की आजादी मिलनी चाहिए? देखिए, सरकार अपना काम, सरकार की जो जवाबदारी है सरकार कर ही रही है। सरकार की तरफ से बच्चों को कोई कमी नहीं। जब आपने करना शुरू किया था तब किसी और की सरकार थी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तब थोड़ा सा था कि मुश्किल था, बच्चों को मिड डे मील नहीं था, बच्चों की जो पर्सनल समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं बहुत थी। तो सरकार के बदलने से भी काफी कुछ, शिक्षा के क्षेत्र में तो इतना अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया है अभी, जिससे बच्चे अभी वंचित नहीं है। अभी तो सामान्य जो बच्चे हैं, मतलब जो सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको भी सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया है। तो काफी कुछ समस्याएं भी हल हो चुकी है। लेकिन हमारे जमाने में, यानी आज से 30-32 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों को बहुत समस्याएं थी। तो हमारा एक ही मोटो था कि बच्चे हुक एंड क्रुक पढ़े। जब बच्चों को आप कितना भी किसी को मदद करिए, लेकिन जब बच्चा शिक्षित होगा तो वो एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, और जब देश में अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा देश पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, और एक जैसे आज हमारे भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में है जी। और उसमें तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करूंगी, उन्होंने हमारा नाम बहुत रोशन किया है। तो इस प्रकार से मेरा एक छोटी सी कोशिश रही है कि हर बच्चा, हर तबके का बच्चा पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं बाजार भी जाती हूँ तो मैं अपने आप को छोटा नहीं समझती, उस बच्चे से मैं बात करती हूँ, बेटा आप पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा, टीसी नहीं मिली, मैंने छोड़ दिया। तो मैं फिर उसके पीछे लग जाती हूँ उस बच्चे के, फिर उनके स्कूल जाके उनकी टीसी निकाल के उनको अच्छे स्कूल में भर्ती कराकर 10वीं 12वीं, और मैं आपको आज भी ऐसे कई बच्चे बता सकती हूँ जो नहीं पढ़ते थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन है, और बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए। तो मुझे एक मानसिक समाधान मिलता है कि मैंने कुछ नहीं, लेकिन किसी बच्चे को, एक बच्चे को अच्छा बनाना, यानी उसके पूरे परिवार का आमूल परिवर्तन करना है। आपने एजुकेशन फ्रेटर्निटी या एजुकेशन को कितना वक्त दिया है? इस फील्ड में आप कितने साल रही तकरीबन? 34 इयर्स मैंने पढ़ाया। 34 इयर्स जी, बहुत। अब आने वाले वक्त में कुछ दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है, बिल्कुल, है ना? आप उसको जब देखती हैं तो क्या सोचती हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा वक्त आपने एजुकेशन को दिया है, सिस्टम को दिया है, तो वो एजुकेशन, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी और नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, बहुत फर्क है। अभी तो इतना बढ़िया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, वो बहुत अच्छा है। बच्चों को मानसिक जो तनाव था, 2.5 साल के 3 साल के बच्चों को स्कूल में भर्ती कर दिए, वो बच्चों का खेलने के दिन रहते हैं, उनके जो मानसिक स्तर है वो उसको बढ़ना चाहिए। उस समय बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। तो अभी बच्चों का जो एज है पहली कक्षा में, उसने थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और इनका जो पढ़ाई का जो समय है उसको कम समय में बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ ले, लेकिन वो पहले
उम्र उसकी अच्छी हो जाए, पढ़ने लायक वो क्लास में जाए, उनके बैग का जो बोझ है, पहले इतना बस्ते का बोझ था, वो सारा सरकार ने कम कर दी है और बच्चों को एक खुला आसमान मिल गया है पढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है और हो जाएगी, इससे मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है। तो अब क्योंकि आप स्कूल से भी रिटायर हो गई हैं, है ना, बहुत सारा वक्त अब समाज सेवा को देती हैं, समाज के कार्यों से देती हैं। कुछ चीजें जो समाज में के साथ वक्त के साथ बदली हैं, उनके ऊपर में मेरा आपसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वो कहते हैं ना कि दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे हैं, लड़कियों को इधर तक आने में कई जमाने लगे हैं। आपने अपना वक्त भी देखा जब आप एक जॉइंट परिवार में विवाह कर आई थी, जहाँ 16 मेंबर्स थे। अब आपकी बहुएं भी आई हैं जो काम कर रही हैं। आज की लड़कियों के लिए अब किस किस्म का वातावरण है और किस किस्म का वातावरण था, क्या बदलाव देखती हैं? अब तो इतना बदलाव आ चुका है क्योंकि अब जो सास भी है वो भी बहुत एजुकेटेड है, अच्छी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो तकलीफ हमारे एजुकेशन के समय उठाया है तो बहुओं को सब नहीं मिलना चाहिए। उनको बहुत हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे आज की लड़कियां सब कामकाजी है। अब मेरी बड़ी बहू जैसे नौकरी डॉट में मैनेजर है, छोटी बहू IT सेक्टर में IT इंजीनियर है। तो मैं चाहती हूँ वो इतना अच्छे से अपनी जॉब करे, खुश होकर जॉब करे और उनको जो भी सुविधाएं, क्योंकि अब हम खाली है तो एक माँ अपनी बेटी को जैसे सुविधा देती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं वो सब सुविधा प्राप्त करे। और मैं आपको इसका एक ताजा उदाहरण बताऊंगी कि मैं अपनी बहू से कहती, एक बहू मेरी लोकल नागपुर की है, मैं उससे कहती बेटा अभी आप मायके चले जाओ सैटरडे संडे, बोलती नहीं माँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। तो मुझे ना सोशल वर्क करने के बाद ईश्वर का एक आशीर्वाद भी मिला कि मेरे परिवार में मैं बहुत खुश हूँ, और जो अपने परिवार में बहुत खुश है मतलब उसके पास करोड़ों की दौलत है। सच बात। हाँ, और मेरी बहुएं दोनों वर्किंग है, दोनों बहुत अच्छी है और दोनों कॉन्वेंट एजुकेटेड है, पर वो मुझे माँ कहकर बुलाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो मेरी संस्कृति है भारत की, उसको मैंने जैसे बाहर बोलते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर घर में बड़ी तकलीफ रहती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो फील्ड में काम करती हूँ वैसा ही वातावरण मेरे घर में भी रहे और ये जो लड़कियां हैं इनको बहुत मतलब आजादी मिले, क्योंकि इतना कंप्यूटर में बैठती 8-8, 9-9 घंटा। तो मैं और मेरे जो मिस्टर है, हस्बैंड है, वो तो ये दोनों बहुओं को इतना प्यार करते हैं जैसे उनकी जान है दोनों बेटियां। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मेरी बड़ी बहू दार्जिलिंग की है। मेरे बर्थडे पर एक होटल में पार्टी थी तो मेरी बड़ी बहू का स्टेटमेंट था कि लोग सास और माँ में फर्क देखते हैं पर मैंने इसमें कोई फर्क नहीं देखा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा जीवन का अवार्ड है। ये अवार्ड इतने आसानी से नहीं मिलता। ये उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन वक्त के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं। उसको ये सब चीजें जब आप सुनती, क्योंकि आप समाज सेविका हैं तो आप आई एम श्योर आप बहुत सारी महिलाएं आपके पास आती होंगी इस किस्म की प्रॉब्लम्स को लेकर भी। नंबर ऑफ डिवोर्सेस का बढ़ना कहाँ गलत हो रहा है, कौन गलत है आपके हिसाब से? क्या बदलाव आया है शादियों में जिसके लिए डिवोर्स नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं बहुत धीमे से लेकिन बहुत तेजी से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलत बात जो हो रही है इंडिया में, लिव इन रिलेशनशिप जी। इसमें लोग एक दूसरे के साथ इतना समय बिता ले रहे हैं कि आगे उनको सोचने समझने की, एक दूसरे के साथ जो पहले होता था वो सब समय नहीं, मैंने वो संस्कारों की कमी मैं उसको कह सकती हूँ। और बच्चों को हर माता पिता अच्छे संस्कार देते ही है, लेकिन इस नए जमाने में लड़कियां बोलो या लड़के बोलिए आप, ये जब कमा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो ये दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गया है। और ईगो वो नहीं चाहती कि मेरा ईगो कम हो, ना लड़का चाहता है, तो ईगो के कारण भी इनमें टकराव आ जाता है। और घर में भी अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, जैसे मैं खुद देखती कि मेरे घर में 2 बहुएं इतनी अच्छी जॉब, लेकिन ऐसा ईगो नहीं है उनमें, बहुत पोलाइट है। तो ऐसा हर लड़कियों में होना चाहिए कि आप आसमान में उड़ जाओ लेकिन अपने कदम जमीन में रखो। तो उससे क्या होगा कि परिवार, संस्कार, इनका मेल होने से बहुत अच्छा ये होगा ही नहीं। डिवोर्स वाला जो केस है ना, इसमें कहीं किसी को झुकना है, कभी पति को कभी पत्नी को। तो हम एक जैसे ये कहते हैं ना कि एक रथ के 2 चक्के होते हैं, पति पत्नी, ये चक्के समझ के एक भी चक्का गड़बड़ा गया तो पूरा परिवार ध्वस्त हो जाता है। तो ईगो नहीं रहना चाहिए। सिंगल मदर्स जो हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? सिंगल मदर भी बेचारे, वो भी कभी कभी उनका भी एक दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि वो आज सिंगल है। आज सिंगल मदर इतनी मेहनत कर रही है अपने बच्चों को
पढ़ा रही है, लिखा रही है। मुझे लगता नहीं कि पिताजी रहने के बाद भी कभी कभी वो कर पाए। तो उनका जो दुख है, डिवोर्स हो गया है, सिंगल मदर है, तो वो बहुत मेहनत कर रही है, जूझ रही है समाज से, और खुद इतना मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ी है। चाहे वो लो लेवल की महिला हो या हाई लेवल की हो, लेकिन मदर अपना काम बहुत ही कुशलता से निभा रही है और अपने बच्चों को बहुत ऊंचे मकाम में पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं महिलाओं को तो बहुत बहुत तारीफ करती हूँ महिलाओं की। आज महिलाओं में जो ताकत है, नर से नारी भारी है 2 मात्रा से, तो नारी आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नहीं कम है। रसोई घर से लेकर आसमान तक उड़ने वाली महिलाएं आज कहीं भी कम नहीं। आप चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में क्या सोचती हैं? चाइल्ड अडॉप्ट तो करना ही चाहिए। अगर जिसको नहीं है चाइल्ड, तो हम ऐसे जिंदगी जीने के बदले अगर हम चाइल्ड अडॉप्ट करें तो किसी एक बच्चे का भविष्य भी बन जाता है जी। और जैसे मैंने अनाथ बच्चों को देखा था मेरे स्कूल में, तो मैंने मोदी सरकार से 2017 में उनके साथ पत्राचार किया, फडणवीस जी से पत्राचार किया कि इन बच्चे जो अनाथ बच्चे, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस समय पंकजा मुंडे मिनिस्ट्री में थी, तो उन्होंने ये बच्चों को 1% यानी आरक्षण दिया और मेरी लड़ाई बड़ी सफल हुई इस मामले में। और मैं चाहती हूँ कि हर जो बच्चा है, सिंगल बच्चा है, अडॉप्ट करना ही चाहिए। जहाँ पे अनाथ आश्रम है, वहाँ पे जिनके पास मतलब बच्चे नहीं है, उनको जरूर ये आवाज उठानी है और ये पहल करनी है कि अगर हम ऐसे बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे तो बच्चों का जीवन बनेगा और माता पिता को भी खुशी मिल जाएगी। अब कोविड के दौरान आपने बहुत सारा काम किया, लेडीज को बिजी कर दिया आपने, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, कोविड के दरमियान मैं घर में ऐसी बैठी हुई थी, तो मुझे खुद को बहुत बोर लग रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करना चाहिए। तो मेरी जो इच्छाएं थी, मैं खुद अपने एनजीओ बना के कर सकती थी। मैं वैसे बहुत संस्थाओं से जुड़ी हूँ नागपुर के, इंडिया पीस सेंटर में हूँ मैं, फिर ब्राह्मण समाज में हूँ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जहाँ साइंस के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। नागपुर महिला क्लब में मैं कई साल तक वाइस प्रेसिडेंट रही और आज भी लाइफ मेंबर हूँ। हमारा बहुत अच्छी संस्था है वो भी। तो फिर मैंने अपना एक नारायणी शक्ति फाउंडेशन बनाया और ईश्वर की कृपा देखिए मेरे मन में नारायणी शब्द 1 सेकंड में आ गया और आज उसमें 126 महिलाएं हैं। तो उस दरमियान मैंने महिलाएं तो पुरुषों को खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, इतनी वो अपसेट हो गई थी कि 24 घंटे उनके सर में हस्बैंड और बच्चे सवार थे। तो मैंने इन महिलाओं के लिए 70 से 90 दशक के गानों की प्रतियोगिता, क्या सुंदर गीत गाए, नृत्य प्रतियोगिताएं रखी। उसके बाद 15 अगस्त आया तो मैंने स्वतंत्रता की कहानी महिलाओं की जुबानी। आप विश्वास नहीं करेंगे, घर में रहने वाली महिलाओं ने फ्लुएंट इन इंग्लिश, मराठी और हिंदी में इतने अच्छे अच्छे स्पीच दिए जिनका संग्रह आज मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो घर में रहती है वो वर्किंग वुमेन से बहुत ज्यादा आगे है। तो मैंने उनको निखारा है, बनाया और अब तो हम खुले रूप से समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोरोना काल के दरमियान बहुत महिलाओं को डिप्रेशन में जाने से रोका है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो ईश्वर का आशीष आज भी मुझे उन कामों से मिल रहा है। अब चूंकि एक 20-30 साल हो गए ये काम करते करते, समाज से जुड़े रहकर, समाज के लिए काम करते करते, चैलेंजेस क्या आते हैं जब समाज सेवा के लिए आप उतरती हैं, काम करना जब शुरू करती हैं? चैलेंजेस क्या फेस करते हैं? बहुत इतने चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी तो लगता कि अपनी जान का भी धोखा है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक बच्ची थी, उसका खुद का घर था, शादी हो गई थी, उसके हस्बैंड ने ससुराल वालों ने घर छीन लिया और बच्चे को अनाथ कर दिया। हम लोग स्टेशन गए, वहाँ हमको मारने की धमकी मिली कि आप इस केस में बिल्कुल मत आइए, पर हम पीछे नहीं हटे। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ने, अनाथ बच्चे थे, रिश्तेदार पाल रहे, उनको दुख दे रहे, तो हमने उनको भी वहाँ से छुड़ाया है। ऐसे काफी बच्चे मेरे मतलब सर्विस के समय में काफी बच्चे ऐसे आए। फिर अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत त्रस्त है परिवार में। तो अगर मैं आपको विश्वास बताती हूँ, मैं मोबाइल रात को भी अपने तकिए के नीचे रखती हूँ। अगर रात को 1 बजे 2 बजे भी मुझे कॉल आया तो मिस्टर को उठाकर मैं चले जाती हूँ। मैंने कई जो शराब का सेवन अल्कोहल वाले थे उनकी छुड़ाई हूँ। अल्कोहल एनालिसिस से मिलकर, वो संस्था से मिलकर आज वो अपना बर्थडे मनाते हैं, पहला दूसरा 35 साल की उम्र में। तो उन्होंने शराब छोड़ी और उनका परिवार आज हमको इतनी दुआएं देता है कि मैं आपको बताऊं, पैसा इंसान बहुत कमा ले लेकिन दुआएं आज भी नहीं कमा सकता, वो कर्मों से ही कमा सकता। ये मैंने बहुत कमाया है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है ना, तो इसमें जो पति है वो अपनी पत्नी से बहुत सारी चीजें सीखता है। बिल्कुल। और कभी कभार पत्नी भी पति से कुछ न कुछ सीख लेती है। बहुत सीखती है। नहीं, मैं कभी कभार बोल रहा हूँ, ये सभी पत्नियों पे लागू नहीं होता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन आपने अपने हस्बैंड श्री तिवारी जी से क्या सीखा?
मैं बताऊं आपको, मेरे हस्बैंड है इसलिए नहीं मैं कह रही, वो इंसान को ज्योतिष नहीं बोला था कि अंगूठा जैसा बिरला होता, वैसे वो बिरले हैं। और नागपुर में जो लोग ये मेरा इंटरव्यू देखेंगे वो भी जरूर इस बात को मान्य करेंगे कि श्री विजय तिवारी का नाम नागपुर में एक अलग थलग है। इतने प्रेमी, इतने सज्जन, इतने निस्वार्थ। मैं तो सिर्फ समाज सेवा करती हूँ, लेकिन वो बताते नहीं, वो मुझसे डबल तिबल करते हैं, लोगों के लिए तैयार है। और मैंने उनसे शिक्षा, वो मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किए। सबको प्यार करो, ससुराल में कैसे रहना, इतने सारे लोगों के बीच में मुझे रहना सिखाया उन्होंने। और मैं सबकी प्रिय उन्हीं की वजह से बनी हूँ। इतना सबसे प्रेम करो और किसी के भी सुख में मत जाओ, लेकिन दुख में आप पहले दौड़ो। इसीलिए जब वो उन्होंने इतना सिखाया कि आज मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो शायद मेरा इतना नाम नहीं रहता। तो मुझे जो सिखाया तो मुझे एक याद आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तुझी जमाने के लिए। क्या बात, सिखाया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना चाहती हैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, क्या करना चाहती हैं? अब ना मैं बहुत 1 महीने बाद दादी बनने वाली हूँ, लेकिन दादी का फर्ज तो मैं जरूर निभाऊंगी। लेकिन मेरी जरूरत आज भी समाज को है, नागपुर वासियों को है। तो मेरा थोड़ा मन विचलित हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ मैं फिर थोड़ा, ये मेरे में एक कमी है, मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। तो मैंने सोचा है, तो घर में तो संभालने वाले काफी रहेंगे, भाई रहेंगे, सारे रहेंगे। तो जब जब मेरी जरूरत जिस बच्चे को पड़ेगी, जिस महिला को पड़ेगी, मैं आधी रात को दौड़ूंगी। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे रात में इतनी अच्छी नींद आती कि आज मैंने एक अच्छा काम किया। और यही भगवान का फल है कि मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। आज बहुत समृद्ध परिवार है मेरा। इतने सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया, आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? सबसे वैसे तो मुझे एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला था, बोल्ड ब्रॉड आउटलुक लर्नर टीचर। ये एयर इंडिया का अवार्ड था और लोकमत चौक में इसकी इंटरव्यू थी और हजारों में टीचर्स वहाँ गए थे। तो मैंने कहा जाना चाहिए। फिर वो लास्ट में हमारा कम से कम 3 घंटा इंटरव्यू हुआ अलग अलग जगह, और लास्ट में फिर एक रूम में लास्ट तक इंटरव्यू हुआ और इतने 3000 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगा नहीं, तब मुझे आत्मविश्वास आया कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, मुझे जितने भी अवार्ड मिले, मैंने किसी से अवार्ड मांगा नहीं। लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे और देखेंगे। मेरे घर में आके मेरा बायोडाटा लेके जाते थे, स्कूल में लेकर जाते थे कि हमने आपका नाम सुना। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि ये मुझे अपने आप मिलते हैं। और आपको बताऊं, मैंने एक बच्ची मेरे पास आई थी स्कूल में, उसने कहा मैडम मैं हिस्ट्री, मुझे इतना बेकार लगता था, मैंने हिस्ट्री में पीएचडी कर रही। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले मैडम आप मुझे हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाते थे और आपका हिस्ट्री पढ़ाना इतना अच्छा था कि वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हो गया और आज मैंने पीएचडी कर लिया। तो मुझे लगा ये मेरा अवार्ड है। मेरे बच्चे आज बड़े बड़े पोस्ट में है, सामान्य घर के बच्चे आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, बंगले बन गए उनके। तो मुझे लगता है मेरा सच्चा अवार्ड ये है कि मैंने ये किया है। जब मैं पढ़ाती थी ना, तो छुट्टी जैसी 5:30 की छुट्टी होती तो बच्चे बेल बजी कि ऑटोमेटिकली वो लोग बैग ऐसे टांग लेते। लेकिन मैं जब पढ़ाती थी तो बच्चे बेल सुनने के बाद भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये मेरा अवार्ड है कि बच्चे इतने मेरे साथ भाव विभोर हो जाते थे। मैं दोहे, रामायण की चौपाइयाँ होती थी हमारे हिंदी में, इतने सुंदर। तो मैंने जाने अनजाने उनमें इतने अच्छे अच्छे संस्कार डाले बच्चों में कि आज जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो एक संस्कारक्षम बच्चे हैं। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। जब आप समाज में जाती हैं, समाज से जुड़े अलग अलग तबके के लोगों के लिए काम करती हैं, क्या उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफें देखकर, अब गॉड हैज बीन काइंड टू यू, भगवान का काफी बहुत आशीर्वाद है आप पर कि आपका एक ऐसा परिवार है जहाँ पर विजय तिवारी जी आपका ध्यान रखते हैं, आपके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, बड़ा खेलता कूदता खुश परिवार है आपका। लेकिन जब आप समाज में जाती हैं और ये समाज के लोगों में दुख, तकलीफें, परेशानियां, इतने सारे चैलेंजेस देख कर आती हैं, क्या वो दुख कभी आप अपने साथ अपने अंदर दबाए घर पर भी लाती हैं? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, लाती हूँ। मुझे नींद नहीं आती रात में। जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो हस्बैंड से भी इसकी चर्चा करती हूँ कि हम कैसे इनको ठीक करें, कैसे इनको समझाएं, अलग अलग तरीके से समझाएं, इनको बच्चों को समझाएं। आपको बताऊँ, एक बच्चा था वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया था, बड़ा हो गया था। तो मैं स्कूल में आया मुझसे मिलने, बोले मैडम मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया। उसको मैंने अपने ऑफ पीरियड में, लगातार 2 मेरे ऑफ पीरियड थे, बहुत समझाया। वो मेंटली माना। वो श्री रविशंकर बैंगलोर गया, वहां पे वो मैनेजर बना और उसके बाद वो इतना अच्छा, उसकी शादी हो गई, इतना खुश है। तो आज भी जब वो मुझसे मिलने आता है अपनी पत्नी के साथ तो कहता है कि मैडम मेरी जिंदगी आपने वापस लाई। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा अवार्ड है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने दुखी है इनका दुख
जहां तक हो 100% उनका दुख मैं समझा कर, कुछ मदद कर जिस तरीके से दूर कर दूं, यही है। और हर महिलाएं आगे बढ़े, मेरा एक यही है कि हर महिलाएं आगे बढ़े, मैं किसी को भी पीछे नहीं देखना चाहती। माफ कीजिए मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जनरली मैंने आज तक कभी किसी भी इंटरव्यू में इस किस्म का सवाल नहीं पूछा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन उम्र है तो है, मतलब अब उसमें क्या हुआ है। 56 साल की उम्र है आपकी, 55 है ना? तो इस उम्र में जब इंसान आ जाता है तो 40 साल के बाद चश्मा लग जाता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इन तकलीफों में से आई एम श्योर कोई ना कोई तकलीफ अगर आपको नहीं है तो भगवान का धन्यवाद, अगर है तो आई एम श्योर आप बराबर अपनी दवाइयां ले रही हैं और अपना ध्यान रख रही हैं। लेकिन जब इन किस्म की चीजों से हम खुद शारीरिक रूप से जूझते हैं या मानसिक रूप से हम कहीं ना कहीं जूझते हैं और फिर जब हम जाके दूसरों की तकलीफें देते हैं, काफी चैलेंजिंग नहीं हो जाता, हैवी नहीं हो जाता? बिल्कुल। मेरे वैसे ना, मैं अपने एज से 3 साल पहले रिटायर हो गई हूँ। हम 5 बहनें थी, पापा ने बड़ी बहन का भी डेट ऑफ बर्थ मुझे डाल दिया, तो ठीक है। लेकिन जब हमको तकलीफ होती है ना, और जब आपको एक बात बता दूं कि जब हम ऐसे जगह जाते हैं ना तो हम स्वस्थ हो जाते ज्यादा। मैं बहुत स्वस्थ हो जाती हूँ बिल्कुल। अगर मुझे बुखार भी और मैं ऐसे काम के लिए निकलती ना, शाम को फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने आज इतना अच्छा काम किया, तो मुझे कभी ऐसी तकलीफ ही नहीं हुई। मुझे बीपी था क्योंकि स्कूल में काम करती थी, मैनेजमेंट, इतना सारा स्टाफ 30 का और इतने सारे बच्चे और प्यून, तो हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती, कभी कोई टेढ़ा कोई सीधा, और इनके साथ एक अकेली हेड मिस्ट्रेस को जूझना पड़ता था। बिल्कुल। तो बीपी तो वह है मुझे, वो नॉर्मल एक छोटी सी गोली खानी पड़ती जी। तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन मुझे ऐसे सब काम में जाने के बाद कोई तकलीफ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक स्कूल का ही बच्चा गिर गया था, चारों लिगामेंट टूट गए, पर कर्मों का फल था, आज मैं फिर खड़ी हो गई। और मैं जब जाती हूँ इनकी समस्याएं समाधान करने के लिए तो बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ। लोगों ने उतरना चाहिए समाज सेवा में, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कोविड में तो बहुत सारे उतरे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी सिर्फ सेल्फी लेने वाली एक्टिविटी बन जाती है। तो पहले तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सेल्फी वाली एक्टिविटीज बन जाती है, और दूसरा ये कि आपको ऐसा लगता है कि हर घर से लोगों ने बाहर आना चाहिए, समाज सेवा से जुड़ना चाहिए? देखिए, काम कम और दिखावा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो गलत है। और दूसरी बात, जो समाज सेवा, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर लोग बाहर सभी नहीं निकल सकते, हर किसी के ब्लड में ये चीज नहीं होती, लेकिन आप समाज सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ ऐसी जगह सेवा करिए जहाँ वास्तव में लोगों को जरूरत है। आज स्कूलों में शिक्षकों की बहुत पेमेंट है, 1-1 लाख सैलरी है, और बच्चे हैं थोड़े से, तो वो हम लोग हमारी सैलरी से इतना बच्चों के लिए करते थे कि बहुत कम हमको जरूरत पड़ती थी। और समाज सेवा, अगर मैं तो यही संदेश समाज में देना चाहूंगी, जिस घर में सास है, जिस घर में माँ है, वो संस्कारवान और शिक्षित बच्चे बनाए अपने, उन बच्चों को अच्छा बना दे, और वो बच्चे समाज में आके अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, और अपने परिवार को लेके, अगर लड़की है तो अपने पति को लेके आगे बढ़े, लड़का है तो अपनी पत्नी को लेके आगे बढ़े। देखिए, हम देश के बॉर्डर में जाके वहाँ सेवा देश की नहीं कर सकते, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम जहाँ कहीं भी है, हम समाज सेवा अपने घर को भी अगर अच्छा बना ले तो वो भी एक सेवा है। समाज में किसी दुखियारे को मदद करे, वो भी एक सेवा है। बहुत बड़े स्केल में करने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक काइंड हार्टेड इंसान भी एक अच्छी सेवा करता है, तो दूसरों के प्रति मानवता रखिए, इंसानियत रखिए। अगर गर्मियों में मजदूर नीचे काम कर रहे हैं तो मैं माठा ला के सबको पिलाती हूँ, क्योंकि लगता है वो मैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर मजदूर अगर वो एक गिलास पी ले तो उनको कितना अच्छा लगता है ना। तो ये छोटी मोटी चीज भी अगर हर इंसान करे, आजकल कोई आता है तो पानी को पूछना चाहिए बाहर से, यानी जो इंसानियत है ना थोड़ी कम होते जा रही है। लोग डरते हैं कि कहीं वो चोर तो नहीं है, क्योंकि ये भी भावना, ये भी चीजें बहुत हो रही है। तो लोगों की, हो सकता है वो चोर हो भी, और आपके पानी पिलाने के बाद हो सकता है उसका चोरी, उसका मन परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल, ऐसे केस होने के कारण लोग डरते हैं। पर मैं तो जितने भी डिलीवरी बॉय मेरे ऑनलाइन सामान बहुत भोगे मंगाती है, तो क्योंकि वो ऑनलाइन, और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं करती, तो मैं एक मिठाई का डब्बा हमेशा घर में रखती हूँ, और उनको एक मिठाई और एक गिलास, क्योंकि वो इतना घूमते हैं ना, तो बोलते हैं आंटी हम आपके आते हैं ना, आप हमें जरूर मीठा खिलाती। तो मैं ज्यादा काम नहीं, ये भी एक समाधान कि आज मैंने एक अच्छा काम किया। तो हर मनुष्य ने, हर महिला ने, हर पुरुष ने रोज एक अच्छा काम करना चाहिए, ताकि रात को बिस्तर पे जाने पर उनको लगना चाहिए आज मैंने एक अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया, अच्छा करना। आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैं ये इंटरव्यू खत्म, क्या कुछ इंटरव्यूज मैं करता हूँ जो मैं नहीं खत्म करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी पाबंदियां हैं समय की।
अब अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और इस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर प्रेमलता विजय तिवारी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? मेरी लाइन रहेगी, शिक्षित समाज उन्नत राष्ट्र। बस ये, समाज शिक्षित हो, राष्ट्र की उन्नति करे, और राष्ट्र और समाज जब उन्नति करेगा तो हर लोग उन्नति कर लेंगे। यही मेरी लाइन होगी, शिक्षित समाज उन्नत राष्ट्र। आपके जैसे लोग जब हमारे समाज में इस किस्म का कार्य करते हैं, इस किस्म का काम करते हैं और अपने आप को इतना समर्पित करते हैं समाज के लिए, तो एक उम्मीद की किरण डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और वैसे भी काफी अज्ञानता के काले बादल हैं, पर उसके अंदर में अगर ये छोटी सी रोशनी की किरण भी अगर दिखे तो वो उम्मीद की किरण होती है। आप हमारे लिए ऐसी ही उम्मीद हमेशा बनी रहें, आप हमें ऐसे ही हमेशा इंस्पायर करती रहें, और आपका ये जो सपना है शिक्षित समाज और उन्नत राष्ट्र का, ये बहुत जल्द उम्मीद है कि पूरा हो। और आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को जनरली मैं विमेन ऑफ द ईयर बोलता हूँ, बट मेरे लिए आप सुपर विमेन ऑफ द ईयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमलता तिवारी मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। इतनी सारी चीजें हैं उनकी मैम के जीवन में, लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत विशेष रूप से कही, वो कही कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ ना हम सब बदल रहे हैं। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तब जो पहला इंसान हुआ होगा इस जमीन पर, वो कहते हैं ना कि अलग अलग काल आए हैं जिसमें इंसान बदला है, इंसान की मानसिकता बदली है। कोविड के दौरान ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहां कहां किस किस कोने से कौन से घर से लोग निकल कर आकर समाज के प्रति एक भावना व्यक्त कर रहे हैं, समाज सेवा करके। वो वक्त गया और उसके बाद फिर सब अपने अपने कार्यों में बिजी हो गए। ये बात अलग है कि 1947 के बाद से अब तक सरकारों से बहुत उम्मीद रही है। जितने हजारों करोड़ों का घपला सरकार के नेता कर देते हैं और बाद में सरकार में भी शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों का एक अलग लेवल पे सम्मान होता है, ऐसे लोगों को वोट देते हैं, ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे समाज सेवक जो सिर्फ समाज के प्रति अपने आप को समर्पित रखते हैं, उन्हें जब धन्यवाद करने का मौका या उनके पद चिन्हों पे चलने का मौका आता है, तो हम अपने आप को असफल पाते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जैसे लोग अभी भी समाज में हैं, जिन्हें जरूरी नहीं है कि वो नेता बने, इलेक्शन लड़ें, चुनाव लड़ें, जीत के आए और अपना कार्य करें, जबकि ऐसे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर समाज सेवक ने राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जितने भी नेता होते हैं पहले समाज सेवक बने, अपने आप को स्थायी रूप से समाज सेवा करने के बाद अपने आप को वैसा पोर्ट्रेट सिर्फ न करें लेकिन काम भी करें। नेता से उम्मीद वही होती है, लेकिन नेता वैसा करते नहीं है। लेकिन क्या हम इस किस्म की नाइंसाफी हमेशा सहते रहेंगे, ये सवाल है आपके लिए। दूसरा ये कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजें और लाखों रुपए फीस साल की भरें। शिक्षा का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को किताबों से जोड़ें और उनको वो किताबें पढ़ने दें जिनसे उन्हें ज्ञान मिले, ना कि मोबाइल के यूट्यूब वीडियो से वो सिर्फ देखें। समझना ज्यादा जरूरी है, ना ही सिर्फ पढ़ना। तीसरी और आखिरी बात, हम एक ऐसे देश में रहते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि हम भारत के नागरिक हैं, जिसे आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन जब लोगों ने उन प्राणों की आहुति दी तो एक अपेक्षा थी कि एक दिन जब भारत आजाद होगा, जब यहाँ पर लोग आजाद होंगे, तो इस भारत को, इस देश को वो एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने घर को साफ रखें, अगर हम अपने सिर्फ घर के बारे में सोचें
और पड़ोसी के बारे में ना सोचें तो ये बुरा होगा, ये गलत है। और बड़ी सरल बात है कि सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने नहीं, पड़ोस के घर में चाहिए। तो ये भी एक दुख की बात है। उम्मीद है कि डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जैसे लोग समाज में और आए ताकि और जागरूकता हो और घरों की महिलाएं जुड़े। और सिर्फ महिलाएं नहीं, ये पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और काम करें और अपने समाज में इस किस्म का बदलाव लेकर आए जहां पर समाज संतुलित बने। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो किसी के दर्द को समझती है, जो किसी की तकलीफ को समझती है और अपनी थाली से, अगर उसकी थाली में 2 रोटी है तो उसमें से 1.5 रोटी वो किसी और को देना चाहती है और उनके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहती है, तो समझिए वो डॉक्टर प्रेमलता तिवारी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।